गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एमएससी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। अभी तक हम लोग जितने भी 7-8 लेक्चर हुए हैं अपने, काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्कनेक्शन, एफजीआई, सिंथोन, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, एक बेसिक क्राइटेरिया हमने देख लिया है सारा, जो डिस्कनेक्शन का बेसिक क्राइटेरिया है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इसका मतलब ये था कि जब हम लोग किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करेंगे और उस डिस्कनेक्शन में अगर 4-5 स्टेप हैं, तो हम लोग उन 4-5 स्टेप्स को इस ऑर्डर में डिस्कनेक्ट करेंगे कि जब हम लोग रिवर्स रिएक्शन करवाएं तो हमें सेम टारगेट मॉलिक्यूल मिले। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कीमोसेलेक्टिविटी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल you have to idea about chemoselectivity. What do you mean by chemoselectivity? So in a single line we can say that if there is a possibility of two types of functional group, first functional group, second functional group, अगर आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप की पॉसिबिलिटी है, दो फंक्शनल ग्रुप हैं और उनमें से आपको चूज करना है विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट फर्स्ट, देन वी नो दैट दिस टाइप ऑफ केस इज नोन एज कीमोसेलेक्टिविटी। अगर हम लोग एक सिंगल लाइन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में, तो उन 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप में से सबसे पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा, दैट्स कॉल्ड कीमोसेलेक्टिविटी। अब देखो क्या लिख रखा है यहाँ पे, इफ़ ए मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख लेना आप लोग, थोड़ा सा इसलिए मिस्टेक हो गई है। इफ़ ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग मल्टी फंक्शनल, देन there are some reagents which will react with a particular functional group and other functional group remains unreactive, known as chemoselective reagent, and their tendency is known as chemoselectivity. That's clear कि अगर किसी मॉलिक्यूल में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं तो कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप से रिएक्शन करेंगे, बाकी जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो अनरिएक्टिव रहेंगे। तो इस टाइप की जो रिएजेंट है दैट्स कॉल्ड कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट एंड दैट देयर टेंडेंसी इज नोन एज कीमोसेलेक्टिविटी। आगे चलते हैं। इन केस ऑफ कीमोसेलेक्टिविटी देयर में बी 3 टाइप ऑफ केसेज। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार कि जो कीमोसेलेक्टिविटी है उसमें क्या क्या केसेज हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आपका फर्स्ट केस है, वो क्या हो सकता है? फर्स्ट केस, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अगर हमारे 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं तो उनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी मीन्स जो मोर रिएक्टिव होगा वो विल रिएक्ट फर्स्ट। इट मीन्स वी कैन से या वी कैन चेक दैट बाय दिस एग्जाम्पल, देन दिस कंपाउंड विल रिएक्ट विथ एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine. Then there is possibility of reaction of 2 side. This may be react with ammonia NH2 group and this may be react with this oxygen, and we know that NH2 is more reactive than OH, so NH2 will react first। कि अगर हम लोग कहें NH2 और OH
यहाँ पे ये NH2 नोल पेयर का काम, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, CO को बाहर निकाल देगा। मेनली हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन का एसिटाइलेशन होगा, एसाइलेशन होगा, और इधर ऑक्सीजन का। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो NH है, NH2 है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इजीली दे देगा बिकॉज ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो NH2 इज़ मोर रिएक्टिव देन OH। सेकंड केस क्या हो सकता है? रिएक्शन ऑफ वन ऑफ टू आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप। अगर दो आइडेंटिकल ग्रुप हैं तो हम लोग वन इक्विवेलेंट लेकर के केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन करवा सकते हैं। तो दिस इज द ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोसेलेक्टिविटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जो थर्ड कंडीशन है वो क्या होगी? रिएक्शन ऑफ ए ग्रुप वंस व्हेन इट मे रिएक्ट अगेन। कि अगर कोई कंपाउंड या कोई जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी एक बार रिएक्शन हो जाए और फिर जो प्रोडक्ट बने फिर वो अगेन रिएक्शन कर ले, फिर प्रोडक्ट बने वो अगेन रिएक्शन कर ले। फॉर एग्जांपल जब अमोनिया की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो 1 डिग्री एमीन बनते हैं, और ये 1 डिग्री एमीन भी फर्दर एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कर सकते हैं तो ये 2 डिग्री एमीन बना देते हैं, और ये 2 डिग्री एमीन फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं आरक से ये वाले, तो फिर 3 डिग्री एमीन बन सकता है, और 3 डिग्री एमीन फर्दर रिएक्शन कर सकता है आरक से। और फाइनली क्या बनाता है ये? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इट मीन्स दिस इज द आल्सो केस ऑफ कीमोसेलेक्टिविटी बिकॉज द प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिएक्टिव एज अ रिएक्टेंट। सो दीज 3 टाइप्स ऑफ केसेज इन कीमोसेलेक्टिविटी। पहला केस जिसमें 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो बट एक फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी दूसरे फंक्शनल ग्रुप से ज़्यादा हो। दूसरा केस 2 फंक्शनल ग्रुप है अगर सेम तो हम लोग 1 इक्विवेलेंट रिएजेंट लेकर के केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन करवा सकते हैं। और जो तीसरा केस है उसमें क्या है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है, पहली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कंपटीशन करे किससे? रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट उतना ही रिएक्टिव हो जितना रिएक्टेंट है तो वो भी फर्दर रिएक्शन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखो अब क्या करना है। इन ऑर्डर टू रिमूव सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी कैन यूज़ फॉलोइंग गाइडलाइंस। कि जब कीमोसेलेक्टिविटी वाली जो 3 प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं, कीमोसेलेक्टिविटी के 3 केस देखे हैं, उस केस में हम लोग उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग एलिमिनेट करने के लिए हम लोग कुछ गाइडलाइंस का यूज करेंगे, जिनमें से फर्स्ट गाइडलाइन है व्हेन 2 फंक्शनल ग्रुप ऑफ अनइक्वल रिएक्टिविटी आर प्रेजेंट देन द मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप या मोर रिएक्टिव ग्रुप ऑलवेज बी मेड टू रिएक्ट 1। कि जो अगर आपके पास 2 अलग अलग रिएक्टिविटी के फंक्शनल ग्रुप हैं तो उनमें से जो मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होगा वो पहले रिएक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको एक डिस्कनेक्शन से समझ सकते हैं। देखो ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, इसमें हम लोग सबसे पहले इस वाले बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे, इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये एस्ट्रिफिकेशन वाला बॉन्ड है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? COOH। मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इधर वाला COOH में, और ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा OH CH2 CH2 NMe2। मीन्स अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसका अगर हम लोग फर्दर डिस्कनेक्शन करवाएं तो ईथर वाले पार्ट का डिस्कनेक्शन होगा तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा। ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस का एग्जाम्पल है। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव, ये सिंथोन है और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये वाला बन जाएगा, और जो नीचे वाला पार्ट जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव कब आएगा? जब हम लोग क्या ऐड करें? इस पर हैलोजन ऐड करते हैं। तो ये वाले पार्ट का डिस्कनेक्शन हो गया। अगर हम लोग इसकी पार्ट की बात करें तो देखो इसका क्या हुआ, यहाँ पे ये बना था हमारा डिस्कनेक्शन से। अब हम लोग यहाँ से ये वाला बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर देंगे, ये वाला डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये सिंथोन बन जाएंगे आपके।
और ये सिंथोन बन जाएंगे। तो ये पता ही है हमें कि इस सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, ये वाला, और इसका क्या होगा, ये वाला। तो अब हम लोग इसका सिंथेसिस देखते हैं। देखो सिंथेसिस देखने का क्या है, देखो सिंथेसिस में क्या हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखो सबसे पहले जो हमारा ये पैरा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड था वो बेस से रिएक्शन बनाएगा तो कार्बोक्सिलेट बना सकता है और इधर से फिनॉक्साइड भी बन सकता है। दोनों की नेचर एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की नेचर भी एसिडिक होती है और फिनॉल की नेचर भी एसिडिक होती है। तो यहाँ से दोनों के साथ एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है। तो अब ये दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आ गया कि अब कीमोसेलेक्टिविटी का केस आ गया, क्योंकि कौन सा ऑक्सीजन विल रिएक्ट फर्स्ट, ये कार्बोक्सिलेट वाला ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन वाला नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोग सेकंड स्टेप में इसकी रिएक्शन करवाएंगे साइक्लोहेक्सेन आयोडाइड से और फिर हम लोग इसको दे देंगे एक H+। देखो अब हमें पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलेट और O नेगेटिव इन दोनों में से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। तो जो O नेगेटिव होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इस वाले ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। इट मीन्स ये वाला ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा और ये वाला ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी और ये इथर बन जाएगा। अब जो सेकंड स्टेप में H+ दिया था वो कार्बोक्सिलेट आयन लेगा और COOH में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखो अब हमें इसकी जो सेकंड स्टेप वाली रिएक्शन करवानी है, इसके लिए हमें ये चाहिए, ये जो है एक एज ए जो भी रिएजेंट हमें चाहिए, ये इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा। अब ये इससे रिएक्शन करेगा तो देखो यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। क्या होगा, इस OH और इस COOH के बीच एस्ट्रिफिकेशन होगा और एस्ट्रिफिकेशन होगा तो एस्ट्रिफिकेशन से ये वाला हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो समझ में आ गया। यहाँ पे कीमोसेलेक्टिविटी का केस है। कीमोसेलेक्टिविटी में कंपटीशन किस किस का है, कार्बोक्सिलेट आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल और O नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो हम जानते हैं कि O नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी कार्बोक्सिलेट वाले ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी। दैट्स क्लियर। ये आपका फर्स्ट गाइडलाइन हो गई है। आगे चलते हैं, सेकंड गाइडलाइन की बात करते हैं। when two functional with unequal reactivity, अब की बार दो फंक्शनल ग्रुप हैं बट उनकी रिएक्टिविटी अनइक्वल है, एंड वी वांट टू रिएक्ट लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, देन द मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप इज प्रोटेक्टेड बाय द प्रोटेक्टिंग ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल नया केस है ये। गाइडलाइन क्या है कि आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, कोई भी X और Y, एक ही मॉलिक्यूल है, और आप चाहते हो कि इनमें से जो लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है वो पहले रिएक्शन करे, मीन्स लेस रिएक्ट एंड वी वांट टू रिएक्ट लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप देन द मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। हम लोग चाहते हैं कि जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव से पहले रिएक्शन करे। तो इस केस में हमें जो मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है उसको पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन ऑफ मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं, देखो हमारा जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो ये वाला है, ठीक है, और इसमें ये जो है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये कीटोन है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है, और ये एस्टर है ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है बट ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। तो अगर हमें इससे ये बनाना है, हमें इससे ये बनाना है RMGX की रिएक्शन से, तो हमें पता है कि अगर हम लोग इस कंपाउंड की RMGX से रिएक्शन करवाएंगे तो पहले ये कीटोन वाला पार्ट रिएक्शन करेगा, क्योंकि कीटोन वाले पार्ट की रिएक्टिविटी एस्टर वाले पार्ट से ज़्यादा है। बट हमने प्रोडक्ट देखने से पता चल रहा है कि हम किसकी रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, कीटोन की रिएक्शन नहीं हो और एस्टर वाले पार्ट की रिएक्शन हो। तो इस केस में हमें पहले कीटोन वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे होगा इसका सिंथेसिस। देखो सबसे पहले हम लोग
इसकी ग्लाइकोल से रिएक्शन कर देंगे। ये जो ग्लाइकोल है वो इस कार्बोनाइल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देगा, कीटोन वाले को। और फिर हम लोग इसकी रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार रिएजेंट से। ग्रिग्नार रिएजेंट से क्या निकल के आएगा, CH3 नेगेटिव, ये यहाँ पे OET बाहर, तो आपका क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से ये कीटोन बन जाएगा फर्स्ट स्टेप में। अब हम लोग फर्दर इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, ग्रिग्नार रिएजेंट से। अब की बार इस कीटोन पे जो एस्टर से बना था उस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इसको क्या दे देंगे हम लोग, एक H+, और H+ देने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया है। और जब हम लोग इस 2 डिग्री अल्कोहल को वापस हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये जो कीटोन जिसका हमने प्रोटेक्शन किया था उसका डी प्रोटेक्शन हो जाएगा और ये हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सेकंड लाइन गाइडलाइन क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक लेस रिएक्टिव एक मोर रिएक्टिव, और अगर हम ये चाहते हैं कि पहले लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन करे तो हमें पहले मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप का प्रोटेक्शन करवाना पड़ेगा, जिसको मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो सेकंड एग्जाम्पल और दे रखा है इसमें, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। सेकंड एग्जाम्पल में क्या है कि ये आपका कोई एमिनो एसिड है, सॉरी ये गाइडलाइन थर्ड का होगा, एक बार थर्ड गाइडलाइन पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद उसको देखेंगे। देखो, when one functional group can react twice to the starting material and the first product will compete for the reagent, the reaction will successfully only if the first product is less reactive than the starting material। अगर कोई जो फंक्शनल ग्रुप है वो 2 या 3 बार रिएक्शन कर सकता है, मीन्स पहली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो फर्दर रिएक्शन कर ले, फिर उस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो फर्दर रिएक्शन कर ले, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपके प्रोडक्ट है वो कंपटीशन करेंगे रिएजेंट के साथ, क्योंकि आपका प्रोडक्ट भी उस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो अगर इस रिएक्शन को हमें सक्सेसफुली कंप्लीट करवाना है तो वो तभी पॉसिबल है जब आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो लेस रिएक्टिव हो, किससे, स्टार्टिंग मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे अगर हम लोग, ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, अगर हम लोग इसका डिस्कनेक्शन करवाएं तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, और इसका जो सिंथोन है इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल, और इसका जो बनेगा वो बन जाएगा COCl2, फॉस्जीन बन जाएगा। अब अगर हम लोग इसके सिंथेसिस की बात करते हैं तो देखो क्या होगा, ये ऑक्सीजन सबसे पहले इस पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये यहाँ से Cl निकल जाएगा। अब देखो ये जो आपका प्रोडक्ट है ये फर्दर रिएक्शन कर सकता है किसके साथ, बेंजाइल अल्कोहल के साथ। फर्स्ट प्रोडक्ट इफ़ डज नॉट फर्दर रिएक्ट बिकॉज इट्स रिएक्टिविटी इज लेस देन COCl2। समझ में आ गया, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, इट डज नॉट फर्दर रिएक्ट, ये आगे रिएक्शन नहीं करेगा बिकॉज इट्स रिएक्टिविटी इज़ लेस देन COCl2। अगर हम लोग इन दोनों की बात करें तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है इसके कंपैरिजन में, तो ये फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कितनी गाइडलाइन हो गई हैं, 3 गाइडलाइन हो गए। और ये थर्ड जो गाइडलाइन थी इसका एग्जाम्पल यहाँ भी एक मैंने दे रखा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो था ये एग्जाम्पल हो रहा है थर्ड गाइडलाइन का। क्या है इसमें, देखो ये कोई एमिनो एसिड है और इस एमिनो एसिड में हम लोग जब ये एक तरह से जो एमिनो एसिड्स की बात करते हैं उसका जो प्रोटेक्शन और डिप्रोटेक्शन वाला केस होता है वो वाला केस है। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी बात करें तो देखो ये जो हम लोग CBZCl कार्बोक्सी बेंजियल क्लोराइड
कार्बोक्सी बेंजोइल क्लोराइड और बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट से रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे देखो एक कीमो सेलेक्टिविटी का केस जनरेट होता है कि ये COOH का प्रोटेक्शन करेगा या NH2 का प्रोटेक्शन करेगा। सही है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ये वाला जो अमोनिया है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी तो ये यहाँ पे अटैक करके Cl को बाहर निकाल देगा। तो देखो ये इसका प्रोटेक्शन कर देगा। एसिड क्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एस्टर, ये ध्यान रख लेना। मीन्स जो जनरली जो केस है वो ये है, यहाँ पे अगर हम लोग इसको दोबारा देखें तो इसका केस क्या है, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम लोग इधर बात करें तो ये एस्टर हो गया, इधर बात करें तो एसिड क्लोराइड होगा। तो अब हमें ये जज करना था कि जो रिएक्शन होगी वो एस्टर वाले पार्ट पे होगी या एसिड क्लोराइड वाले पार्ट पे। तो केस किसका हो गया, कीमो सेलेक्टिविटी का। तो हमें पता है कि जो एसिड क्लोराइड्स होते हैं वो ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन एस्टर। तो जो रिएक्शन होगी वो एसिड क्लोराइड वाले पार्ट पे होगी और Cl बाहर निकल जाएगा जब ये NH2 इस पर अटैक करेगा, तो ये वाला हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये सारी रिएक्शंस एमिनो एसिड्स के प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन में यूज की जाती हैं। ठीक है, तो 3 गाइडलाइन हमने डिस्कस कर ली है। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे गाइडलाइन 4, और गाइडलाइन 4 आपकी ये वाली होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।